So today in this video we are going to talk about the poem One Day I Wrote Her Name, which is written by Edmund Spenser. One day I wrote her name upon the strand, ये इसकी फुल टाइटल है, इज ए स्पेंसरियन सोनेट। अब स्वाभाविक है स्पेंसर ने सोनेट का एक अलग ही कैटेगरी डेवलप करा था जिसको स्पेंसरियन सोनेट का नाम दिया गया। वैसे तो जनरली दो तरह के सोनेट्स पॉपुलर हैं, एक इंग्लिश सोनेट और एक पेट्रार्कन सोनेट, जो कि इंग्लिश सोनेट को हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट और पेट्रार्कन को इटालियन सोनेट भी कहते हैं। तो स्पेंसरियन सोनेट थोड़ा सा अलग था ये शेक्सपियरियन सोनेट से। दिस सोनेट इज रिटन इन 4 पार्ट्स। इस सोनेट को 4 भागों में लिखा गया है विथ अ कपलेट, और आखिर में एक जो है कपलेट दिया गया है। कपलेट 2 लाइनों के पंक्ति को कहा जाता है, 2 लाइन के स्टांजा को। मतलब कहने का बात ये कि यहाँ पर कि 3 क्वार्टरेंस हैं इसमें, यानी 3 चौके 12 लाइन है और एक कपलेट लास्ट में है। एक्टिंग एज एन आंसर टू द पोएम, और लास्ट का जो कपलेट है वो एक आंसर है, पूरे तीनों स्टांजा के क्वेश्चन का एक आंसर है। द राइमिंग पैटर्न ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी, सी डी ई एफ जी जी। ये कुछ मिलता जुलता है शेक्सपियरियन सोनेट के राइमिंग स्कीम से। द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड हीज एफर्ट्स, उन्होंने अपने प्रयासों को बताया है, टू मेक द वुमेन इमॉर्टल हुम ही लव्स, उस महिला को जो अमर बनाने का जो प्रयास था उनका, उसी का वर्णन किया है उन्होंने इस कविता में। ही ट्राइज टू चैलेंज द नेचर और गॉड, वो प्रकृति या ईश्वर को चुनौती देते हैं। स्वाभाविक है ऐसा करना, कुछ असंभव को संभव करने का प्रयास करना, जो नश्वर है उसको अमर करने का प्रयास करना, जो नासवान है उसको अमर बनाने की कोशिश करना। तो कहीं ना कहीं जो है नेचर को एक चैलेंज करना हो गया, और नेचर को चैलेंज करने का मतलब होता है गॉड को चैलेंज करना। बाय ट्राइंग टू राइट हर नेम इन अ प्लेस विच विल डिसअपियर सूनर देन अ नैप। नैप मतलब होता है एक पलक जब हम झपकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि वो जो प्रयास कर रहे हैं एक ऐसे जगह पर नाम लिखने का जिस जगह की वो डिसअपियर हो जाता है एक पलक झपकते ही या उससे भी कम समय में। When he sees her name washing away, जब वो उसके नाम को मिटता हुआ देखते हैं, he thinks of mental and spiritual immortality, तब उनके मन में ख्याल आता है मानसिक और जो धार्मिक अमरत्वता होती है उसका ख्याल आता है। He recalls that one day everyone will die, और आखिरकार उन्हें ये समझ आता है कि एक न एक दिन सब कोई मरेंगे। When the poem begins, जब कविता की शुरुआत होती है, it seems that the speaker is recalling some past events, ऐसा लगता है मानो वो किसी बीती हुई घटनाओं को रिकॉल कर रहे हैं। रिकॉल मतलब याद करना, ऑफ हिज लाइफ, जो उनके जीवन में बीती हो। विथ हिज बिलव्ड, जो उनकी प्रेमिका के साथ जीवन में उसने पास्ट इवेंट, कोई पास्ट घटना, कोई जो हुआ है उनके साथ, उसका वो वर्णन कर रहे हैं ऐसा लगता है। विथ लव ही राइट्स हर नेम इन द सैंड बट द क्रूअल सी वेव्स कम एंड वॉश अवे हर नेम। यानी वो बहुत ही प्रेम से अपनी प्रेमिका का नाम उन बालुओं पर लिखते हैं, लेकिन उतनी ही क्रूरता से जो समुद्र की लहरें हैं उन नामों को मिटा जाती हैं। फीलिंग चैलेंज्ड, और ऐसा देखते हुए उन्हें चुनौतीपूर्ण महसूस होता है। उन्हें लगता है कि प्रकृति भी उन्हें चुनौती दे रही है। द स्पीकर अगेन राइट्स, इसीलिए वो फिर से नाम लिखते हैं हर नेम उसका, इन द सेंड बालू में, बट अगेन द सी वेव्स इरेज द नेम, और फिर से वो नाम सी वेव्स समुद्र की लहरों द्वारा मिटा लिए जाते हैं। ही फील्स ही इज अ विक्टिम, उन्हें ऐसा लगता है जैसे मानो उनके साथ गलत हो रहा हो, वो अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं। विक्टिम मतलब होता है पीड़ित, उसके साथ कुछ जुर्म हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो। एज ही इज सफरिंग बाय द डीड्स ऑफ सी वेव्स, क्योंकि उन्हें परेशानी हो रही है उन समुद्र की लहरों के उस कार्य से, जिससे कि उसका प्रेमिका का नाम बार बार मिट जा रहा है जो वो लिख रहा है। हिज बिलव्ड टेल्स हिम नॉट टू अटेम्प्ट टू मेक द इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल, उनकी प्रेमिका भी उनसे यही कहती है कि क्यों ऐसा प्रयास करते हो, किसी नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करने का प्रयास क्यों करते हो। सी काइंडली रिमाइंड्स द स्पीकर दैट नथिंग ऑन द अर्थ रिमेन्स फॉर एवर, कि इस पृथ्वी पर कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। टाइम इज़ क्रूअल, समय बहुत ही
निर्दयी है, निष्ठुर है। एंड डेथ इज सर्टेन, और मृत्यु निश्चित है। सी कॉल्स हिम वेन मैन, उसे एक बेकार आदमी कहते हैं, फॉर जस्ट ट्राइंग टू ओवरकम द अनअटेनेबल, UNATTAINABLE होगा वहाँ पर, अनअटेनेबल, जिसे हम प्राप्त नहीं कर सके, अचीव नहीं कर सकें, या अनगेटेबल, उसके बदले हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम पा ना सकते हैं। डीड टू मेक द मॉर्टल इमॉर्टल, यानी एक मॉर्टल चीज़ को इमॉर्टल बनाने का जो वो प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रयास है जिससे वो किसी नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करना चाहते हैं। इन रिस्पॉन्स, जवाब में, द स्पीकर एडमिट्स, अब देखिए जवाब में वो इस बात को स्वीकार भी करते हैं, दैट एवरीथिंग हैज़ टू पेरिश फ्रॉम द अर्थ, एक्सेप्ट में यहाँ पर EX होगा, EXCEPT, एक्सेप्ट सम वर्चू, मतलब कह रहा है इस दुनिया में जो कुछ भी है वो गायब हो जाएगा, रह क्या जाएगा, तो कुछ वर्चू मतलब गुण, किसी की अच्छाई रह जाएगी। Not only her name but also she herself will one day vanish from the shore of life, मतलब कह रहा है कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसका नाम जो है वो मिट जाएगा। He promises her to immortalize her through his words, और वो वादा करते हैं उससे कि वो उसे अमर करेंगे अपनी कविताओं के माध्यम से, कविताओं के जरिए। हर नेम विल बी ग्लोरीफाइड, उनका नाम शान से लिया जाएगा। एंड हर वर्च्यूज, और उसके जो गुण हैं, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, एंड देयर लव, और उनका प्रेम, विल लिव फॉर एजेस थ्रू हिज सोनेट, मतलब इस सोनेट के जरिए, इस कविता के जरिए उनका प्रेम और उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो हमेशा के लिए याद की जाएगी। एवरी टाइम व्हेन दिस सोनेट विल बी रिसाइटेड, जब कभी इस सोनेट को, इस कविता को पढ़ा जाएगा, देयर लव विल बी रिन्यूड, उनका प्रेम फिर से नया हो जाएगा। दिस सोनेट प्रेजेंट्स एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑन लव, यह प्रेम के जो आशावादी विचार हैं उसको यहाँ पर प्रकट करते हैं थ्रू इमेजरी, कुछ इमेजरी जैसे डिवाइसेस के जरिए। इमेजरी मतलब वही जो हमारे मन में जो इमेजेस क्रिएट होते हैं किन्हीं वर्ड के कारण, उसे हम इमेजरी कहते हैं, इस जो टेक्निक को इमेजरी कहा जाता है। एंड ए रियलिस्टिक स्टोरी, और एक रियलिस्टिक स्टोरी के तौर पर जो है वो हमें पेश कर रहे हैं। वो एक मैसेज ही देना चाह रहे हैं कि बॉडी टेम्पररी है, हमारा शरीर टेम्पररी है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कैसा है, क्योंकि कार्य ही याद रखे जाते हैं, लोग को अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन यदि वो कार्य अच्छे करते हैं तो शायद हम उनकी पूजा भी करते हैं। स्पेंसर यूजेज फॉर्म, राइम, क्या क्या यूज़ किया उन्होंने, एक सोनेट फॉर्म का यूज़ किया है, राइमिंग स्कीम जो एक कॉमन सी है, पर्सनिफिकेशन का भी यूज़ करते हैं, एंड एलिट्रेशन इन हिज पोएम, अपनी कविता में इन सभी चीज़ों का वो उपयोग करते हैं। स्पेंसर हीज यूज्ड वेरी हारमोनियस रिदम, उन्होंने जिस लय का प्रयोग किया है वो काफ़ी हारमोनियस है। हारमोनियस मतलब वो काफ़ी कह सकते हो कि सॉन्ग जैसा, जो सुनने में अच्छा लगे। एंड एन आयमिक पेंटामीटर टू कंपोज दिस प्लीजिंग पोएम, और इस कविता को आयमिक पेंटामीटर में लिखा गया, और वैसे भी जो मोस्ट ऑफ द सोनेट्स हैं उन्हें आयमिक पेंटामीटर में ही लिखा जाता है, काफ़ी पॉपुलर ये मीटर रहा था उस दौरान। इन ऑर्डर टू इमोर्टलाइज हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका को अमर करने के क्रम में वो जो है काफ़ी एक पॉपुलर फॉर्म चुनते हैं कविता का, अच्छे तरीके से लिखते हैं। दिस सोनेट टेल्स अस अबाउट द ट्रांजिटरी और पेरिशेबल वर्ल्ड, यह सोनेट जो है इस दुनिया के जो नश्वरता है उसको हमें बताती है, ये दुनिया किस तरह से ख़त्म हो जाएगी, ट्रांजिटरी किस तरह से ये क्षणभंगुर है, एंड द वे टू मेक द लव इमॉर्टल, एंड क्यों दिया गया पता नहीं, तो प्रेम को अमर बनाने का जो एक प्रयास है उसको भी दिखाती है यह कविता। द पोएम इज लिरिकल एंड ड्रामेटिक एज वेल, कविता तो लिरिकल है ही और साथ ही साथ इसमें कुछ ड्रामेटिक अंदाज में इसको लिखा गया है। ड्रामेटिक अंदाज का मतलब है कि इसमें कन्वर्सेशन को दिखाया गया, उसके और बिलवेड के बीच के कन्वर्सेशन को। द पोएट हैज मेंटेन्ड द ड्रामेटिक सिचुएशन बिटवीन ही
खुद ही और एंड हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका और अपने बीच में एक जो है ड्रामेटिक अंदाज में किए गए कन्वर्सेशन को यहाँ पर वो डिस्क्राइब करते हैं इन अ ब्यूटीफुल लिरिक, बाय अ ब्यूटीफुल लिरिक, एक बहुत ही सुंदर सी कविता के जरिए। लिरिक एक छोटी सी पोएम के लिए यूज़ किया जाता है, लिरिक एक टर्म है। सो दिस वॉज द समरी एंड थीम हम लोग देख सकते हैं इसका। तो स्वाभाविक है जो ट्रांजिटरीनेस होता है या टेम्पररीनेस कह सकते हैं, जो नश्वरता और भी चीज़ें जैसे कि जो इटर्नल लव है, शाश्वत प्रेम या स्पिरिचुअल लव जिसको कह सकते हैं, मॉर्टलिटी और इमॉर्टलिटी हो सकता है। थैंक यू।